इस वीडियो के एक पक्ष की चर्चा हो रही है, जबकि दूसरे पक्ष को छूने की हिम्मत टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक कोई नहीं दिखा रहा है। टीवी और सोशल मीडिया में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारों तक इस विवाद को समेटा जा रहा है, जबकि उसके आगे जिस तरह के खतरनाक नारे लगाए जा रहे हैं उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ ना तो किसी ब्राह्मण को गद्दार कहा जा रहा है और ना किसी ब्राह्मण को गोली मारने की बात कही जा रही है। सबसे पहले उस विवादित नारे को सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। सोचिए, इस वीडियो में नारे लगाए जा रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, नारे लगाए जा रहे हैं कि जेएनयू के आतंकियों को गोली मारो सालों को, देश के आतंकियों को गोली मारो सालों को। ऐसे नफरती नारे बहुसंख्यक समाज के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। उनको गद्दार कहने से लेकर गोली मारने और गाली देने तक सब कुछ किया जा रहा है और भीड़ की छाती पर चढ़कर जश्न मनाया जा रहा है। क्या यहाँ सामाजिक ताना बाना नहीं तोड़ा जा रहा है? क्या हम भारत के लोगों के खिलाफ ऐसी नफरत उगलने वाले इन फ्रिंज एलिमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है, या फिर दिल्ली पुलिस यहाँ भी तमाशा खड़े होकर देख रही है? दरअसल गद्दार बताने, गोली मारने और गाली देने वाली ये भीड़ यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे ओबीसी, एससी, एसटी समाज के खिलाफ जहर उगल रही है, जो बराबरी करने से डरती है, हिस्सेदारी देने से भागती है, लोगों के अधिकारों को छीनकर नफरत उगलती है। वरना किसी समाज के खिलाफ ऐसी नारेबाजी। दरअसल यूजीसी के विरोध में यह भीड़ हुड़दंग मचा रही है, जो ओबीसी, एससी, एसटी समाज के यूजीसी समर्थकों को गद्दार और आतंकी बताकर गोली मारने की बात कह रही है। अब आप ही बताइए, यूजीसी के नए नियमों के विरोध में कौन खड़ा है? कौन सा समाज यूजीसी की गाइडलाइन में ओबीसी के शामिल होने से सबसे ज्यादा छाती पीट रहा है? वो कौन लोग हैं जो विरोध प्रदर्शनों से शक्ति प्रदर्शन कर अपने साथ भेदभाव का रोना रो रहे हैं? सोचिए, जो लोग अब तक आपको हिंदू बनाने का षड्यंत्र रच रहे थे, वो यूजीसी की नई नियमावली के आते ही जातियों के उच्च कुलीन जंजाल के ठेकेदार बनकर आपके अधिकारों को विरोध के बल पर कुचल देना चाहते हैं। उसका हिम्मत है तो एफआईआर करो हमारे ऊपर। इनको ना तो सामाजिक एकता की चिंता है, ना तो किसी के पद की चिंता है, और ना ही सामाजिक ताने बाने की चिंता है। अगर इनके जातीय वर्चस्व को चुनौती दी जाएगी तो ये किसी भी हद तक ऐसे ही गिर जाएंगे। एक बहुजन छात्रों का विरोध प्रदर्शन और कुछ जातिवादियों का विरोध प्रदर्शन हो रहा था। जातिवादियों के विरोध प्रदर्शन में, और इसमें आपको खासा अंतर दिखेगा, जब यूजीसी का विरोध हो रहा था उस समय में नारे जो लग रहे तो समाज को तोड़ने के नारे थे। जिस तरीके से तेली समुदाय को टारगेट करना हो गया, या फिर जिस तरीके का भाषा प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करना हो गया, या फिर किसी को घोड़ा किसी को गधा मानना हो गया, किसी को जानवर बताना हो गया, ये उधर हो रहा था। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है यूजीसी कानून को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनमें आप देख लीजिए समानता की बात, इक्वालिटी की बात, इक्विटी की बात, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात। पर अब देख लीजिए पुलिस की कार्रवाई कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है। कल मैंने उत्तर प्रदेश में देखा 100 लोगों पर एफआईआर आ गया है। खैर, यूजीसी की नई गाइडलाइन के बाद जिस तरह से विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर वाराणसी तक तमाम जगहों पर यूजीसी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी समाज का सबसे बड़ा वर्ग हाशिए पर खड़ा है और उसके पीछे जाति भेदभाव सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है। ये बात अब तो आंकड़ों में भी आ गई है, क्योंकि जातिगत भेदभाव देश की तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में 118% बढ़ा है। तभी तो बराबरी और हिस्सेदारी पाने के लिए सिस्टम और सरकार से ओबीसी, एससी, एसटी समाज लड़ रहा है। लेकिन उसके विरोध में भी सवर्ण समाज खड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आज भी सिस्टम और सरकार में उनकी सुनने, उनकी बात रखने, नीति नियम बनाने वाले और अधिकारों को संरक्षण देने वाली जगहों पर उनका कब्जा है।
और ये बात तब और पुख्ता हो गई जब सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिट्स ने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों के खाली पदों पर ओबीसी, एससी, एसटी अधिकारियों की संख्या को लेकर सवाल पूछा, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया आईएएस के कुल 6,877 पद हैं, जिनमें 5,576 पदों पर तैनाती है। आईपीएस के कुल 5,099 पद हैं, जिनमें 4,594 पदों पर तैनाती है। इसी तरह से आईएफएस के कुल पद 3,193 पद हैं, उसमें से 2,164 पद ही भरे गए हैं। लेकिन इन बड़ी नौकरियों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? क्या ओबीसी, एससी, एसटी समाज की तय मानकों के तहत भागीदारी है? क्या 70 साल बाद भी उनको वो हिस्सेदारी मिल रही है जो संविधान के तहत दिए गए आरक्षण के जरिए तय की गई है? तो सुनिए, आईएएस देश में आज भी ओबीसी समाज से 245 ही हैं, यानी कि कुल पदों का 4.3%। एससी समाज से 135 आईएएस हैं, यानी कि कुल पदों पर 2.4%। इसी तरह से एसटी समाज से सिर्फ 67 आईएएस हैं, यानी कि 1.2%। जबकि आईपीएस की बात करें तो ओबीसी समाज से कुल 255 ही हैं, यानी कि कुल पदों पर 5.5% है। एससी समाज से 141 आईपीएस है, यानी कि कुल पदों का 3% है। जबकि एसटी समाज से 71 लोग आईपीएस है, यानी कि कुल पदों का 1.4% है। वहीं आईएफएस में ओबीसी समाज से 231 लोग हैं, यानी कि कुल पदों का 10.6%। एससी समाज से कुल 95 लोग ही आईएफएस हैं, यानी कि कुल पदों का 4.3%। जबकि एसटी समाज से 48 लोग आईएफएस हैं, यानी कि कुल पदों का 2.2%। मतलब देश में 92% आईएएस, 90% आईपीएस और 82% आईएफएस अधिकारी जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आरक्षण की बात करें तो ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% मिला है। लेकिन आईएएस, आईपीएस में इनकी संख्या 10% से भी कम है। इतने बड़े देश में इक्का दुक्का लोग मिल जाएंगे, उनको देखकर ही बहुतों की छाती में सांप लौटने लगता है। कई लोगों को सुनते पाया कि यादव कुर्मी ओबीसी समाज का हक मार रहे हैं और दलितों में जाटों बाकी दलितों का हक छीन रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हिस्सेदारी ही नहीं मिल रही है और सवर्णों की भागीदारी एनएफएस और इंटरव्यू के जरिए षड्यंत्र रचकर बढ़ाई जा रही है। वरना इतने बड़े देश में कुछ हजार पदों के लिए बहुसंख्यक आबादी में कोई काबिल नहीं मिलता है। आप ही बताइए, आज ऐसा संभव है क्या? नमस्कार दोस्तों।